सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे क्लास में वेलकम किया जाता है। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक है अपना, पी ब्लॉक है, जी और एफ ब्लॉक्स भी हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक्स को एक साथ ही स्टडी कर रहे हैं क्योंकि डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा सा जो है, उनका केमिस्ट्री और इनका बिहेवियर एस और पी ब्लॉक वालों से अलग है, इसीलिए उनको अलग ही स्टडी कर लेंगे। पहले एस पी ब्लॉक को निपटा दिया जाए, फिर बाद में डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी देखेंगे, उनके भी कंपाउंड्स को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज बहुत ही साफ साफ क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में ये मान करके हम चलेंगे कि हमें कुछ खास नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने सीख रखे हैं उनको यहाँ पर यूज करके बस इनको समझना है कि इनका बिहेवियर, इनके कंपाउंड्स का बिहेवियर क्या है, ठीक है। और अगर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट बहुत जरूरी है तो हम ये भी देखेंगे कि उसको हम कैसे बना सकते हैं या फिर उसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या यूज है। तो हमें स्पेशली इस पार्ट पर काम करना है कि कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड कैसे बनाया जाएगा, उस कंपाउंड का बिहेवियर कैसा है और उसका यूज कैसा है। तो इन 3 जगहों पर हमें काम करना है। कैसे बनाएंगे, बिहेवियर कैसा है और इसका यूज या एप्लीकेशन क्या है। अगर बिना काम का कोई चीज है तो उसको हम क्यों बनाते फिरेंगे और क्यों पढ़ते फिरेंगे। तो जो काम की चीजें हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं, उन्हीं को करते हैं। तो बस यही पर हमें फोकस करना है कि हमें कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं पढ़ना है। पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखे हैं, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था, ऑर्बिटल बहुत कुछ सीखा था। तो स्पेशली ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें जगह जगह यूज करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। नहीं बना पाएंगे तो डिस्कशन फेल हो जाएगा उसी जगह। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन एलिमेंट्स का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होना चाहिए, उनका केमिकल बिहेवियर भी एक जैसा होना चाहिए, तभी तो उनको एक जगह रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ हम यूज करेंगे। हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, जहां हमने ये सीखा था कि कोई भी एटम जो है बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या जरूरत है उसको बॉन्ड बनाने की। बॉन्ड कितने तरह का बनाता है, लाइक आयनिक बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तमाम सारी चीजें हमने देखी थी। उन सब का भी यूज हम यहाँ पर करेंगे। हम लोगों ने रिएक्शंस के नाम पर 2 चैप्टर देखे हैं। एसिड बेस, जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, जो भी है, उनका बिहेवियर एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है, वो आपस में कैसा कैसा रिएक्शन कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ यूज करेंगे। हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैसे कैसे काम चलता है, रिएक्शन बैलेंस करना है, सब सीखा था। सबका यूज हम क्या करें। तो स्पेशली इन 5 चैप्टर्स का जो है, ठीक है, हम लोगों ने मेटलर्जी देखा है, जिसमें कोई एलिमेंट जो है किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। जैसे हमें आयरन बनाना है, तो आयरन कैसे बनाया जाए उस पर हम लोगों ने बात की थी। मेटलर्जी में किस तरह से मेटल्स को हम लोग निकालते हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स है, स्पेशली 5-6 चैप्टर, इनमें जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नहीं तो कम से कम याद तो रहना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट इन चैप्टर्स में जो है उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पर एलिमेंट्स का 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। मतलब एलिमेंट्स का 1 बाय 1 नहीं, ग्रुप वाइज, ठीक है। 1 बाय 1 एक एलिमेंट हमें नहीं स्टडी करना है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें ये पहला ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप ये एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक आएगा, फिर इधर पी ब्लॉक भी इसी में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ग्रुप्स है। ये पहला ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है।
तो हम एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहले ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम हाइड्रोजन को अलग देखेंगे, बाकी सबको एक साथ पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक वैलिड रीजन भी दे सकते हैं कि हाइड्रोजन का बिहेवियर जो है नॉन मेटल का है, जबकि इन सब का बिहेवियर मेटल का है, इसीलिए मेटल वालों की केमिस्ट्री नॉन मेटल वाले के साथ मिक्स नहीं करेंगे। हम हाइड्रोजन को अलग से देख लेते हैं, फिर बाकी सबको, जिनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इन सबको एक साथ देखेंगे। इसके बाद इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब तो ग्रुप वाइज चलेगा हमारा काम। हाइड्रोजन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन ग्रुप वाइज ही काम चलेगा। तो अब आ जाओ मुद्दे पर। अभी तो सिर्फ ये ओवरव्यू हुआ कैसे कैसे हम काम को करेंगे, बारी आ जाती है कि जो है काम शुरू किया जाए। तो बोलो जय श्री राम और काम की शुरुआत करी जाए। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। सबसे पहला प्रश्न कि इसको जहां पर रखा गया है क्या ठीक रखा गया है, तो हम तो कहेंगे ठीक रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन के साथ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इसको इन सब के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब के साथ मैच करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इसके अंतिम में 1s1 आएगा, इसके अंतिम में 2s1 आएगा, इसके अंतिम में 3s1, इसी तरह से 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 आता चला जाएगा। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखेंगे सबके अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 and 1, सोडियम का 2, 8 and 1, पोटेशियम का 2, 8 and 1। तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। हम एसपीडीएफ पे भी लिखकर दिखा सकते हैं, हम नॉर्मल पे भी लिखकर दिखा सकते हैं। तो एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो एक जैसी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो ये एक जैसे कंपाउंड्स बनाते भी हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो वो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा तो HCl बनाता है। इसी तरह से लिथियम क्लोरीन के साथ मिलकर के LiCl, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl बनाते हैं। बड़ा ही फेमस कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, सबके घर में पाया जाता है, सब लोग डेली भोजन में मिला करके खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बनाता है। उसी तरह से लिथियम भी जो है Li2O बना सकता है, सोडियम भी Na2O बना सकता है। तो ये एक जैसे रिएक्शंस कर रहे हैं, एक जैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनको रख दो एक जगह, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा कहना है कि जहां रखा गया है हाइड्रोजन, लोगों ने बहुत सोच समझ करके रखा है, सही रखा है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज को हम मिला करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन जहां रखा गया है वहां पर सही रखा है। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन जहां रखा गया है गड़बड़ है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इन सब के साथ उतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब हैलोजेंस, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के साथ मैच करती है। इसको यहां नहीं यहां रखना चाहिए, कुछ लोग का ऐसा कहना है, ठीक है। तो फिलहाल जहां रखा गया है वहां तो रखा ही गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसको यहां नहीं वहां रखना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज जो है इन सब के साथ ना मैच करके उसके साथ ज्यादा मैच करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, फ्लोरीन जो है F2 बनाता है, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम जानते हैं कि फ्लोरीन के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक बार शेयरिंग होता है, फ्लोरीन के 2 एटम्स आपस में शेयर करके इलेक्ट्रॉनों को F2 बनाते हैं। उसी तरह से क्लोरीन Cl2 बनाता है, ब्रोमीन Br2 बनाता है, आयोडीन I2 बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है H2 बनाता है ना, उनकी तरह। क्योंकि सोडियम और लिथियम उस तरह से नहीं काम करते। सोडियम का Na2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है, लिथियम का Li2 मॉलिक्यूल नहीं देखा जाता है। तो ये सब जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसका बिहेवियर इसकी तरह मैच कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो फ्लोरीन के पास नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन है, नियॉन। इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
इसी तरह से क्लोरीन को अपने सामने वाले इनर्ट गैस के पास पहुंचने के लिए उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम वे ब्रोमीन को क्रिप्टॉन तक और आयोडीन को ज़ीनान तक पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये सब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के F-, Cl-, Br-, I- बनाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन के सामने कौन सा इनर्ट गैस है? हीलियम। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H- बनाता है, इसको फ्लोराइड, इसको क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कहते हैं। इसी तरह से इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। ये हाइड्राइड आयन है, हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन जो बनाता है उनकी तरह, तो हाइड्रोजन उनके जैसा बिहेवियर दिखा रहा है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हम क्या जानते हैं? पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जब जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होता है। ओके, वैल्यू भी लिख करके रखे हुए हैं तुम लोगों के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर देखोगे तो लिथियम का कितना है? 520 है। सोडियम का उससे कम है, 495, 495। पोटेशियम 418, मतलब नॉर्मल पैटर्न है, नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे घटता जा रहा है। तुम लोगों को ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो बुक अवेलेबल था। हम पढ़ाने से पहले बुक में से खोज करके, देख करके, लिख करके ला सकते हैं। बुक भी हम उठा करके ला सकते हैं क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम लोगों को एग्जाम में नहीं अलाउड है कि बुक ले जाकर के उसमें से देख कर लिख दो। तो तुम लोग को ये वैल्यूज याद करने की या याद रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये बताओ कि जब हम लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे घटता जाता है। हम इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी में पढ़ा हुआ है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ता जा रहा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो अगला वैल्यू और भी बड़ा होना चाहिए, तो यस बड़ा होता है। लेकिन जरा इसका वैल्यू तो देखो, 1312 सबसे बड़ा तो है इस ग्रुप में, सबसे बड़ा यही। लेकिन कितना बड़ा है, जरा डिफरेंस देखो। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा है? यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसका जो वैल्यू है हजारों में चल रहा है, ठीक है, मोर देन 1000। और ये वैल्यू जो है हम बताना तो भूल गए, किलो जूल पर मोल में चल रहा है, ठीक है। इसका अगर एक मोल लिया जाए, एक मोल लिथियम हो, उसमें से जितने भी लिथियम एटम्स हैं सबका एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। एक मोल लिथियम लिया, कितने एटम्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे। सबका इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकालें तो सबका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कुल मिलाकर के 520 किलो जूल एनर्जी खर्च होगी। यही तो होता है ना किलो जूल पर मोल का मतलब। तो ये वैल्यू जो है नीचे की तरफ घट रहा है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम है, लेकिन जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका बिहेवियर इनकी तरह नहीं है। इस रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का नेचुरल एनर्जी इन सब की तरह मिलता है। इन सबका भी इसी तरह से किसी का 1200, किसी का 1500, ऐसा मिलेगा। हम वैल्यूज लिख कर लाना मिस कर गए, लेकिन अगर बुक में देखोगे तो सही 1200-1500 टाइप का मिलेगा। याद रखने की जरूरत नहीं तुमको, सिर्फ इतना कहो कि हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी इन सबसे मैच नहीं करता, बल्कि इन सबसे मैच करता है। इसीलिए हाइड्रोजन को उधर में रखना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाकी लोगों को कहना है। हम तो कहते हैं ठीक है भाई, जहां रखा है बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों का कहना है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच करते हैं, तो क्यों ना हाइड्रोजन को वहां रख दिया जाए। तो तुम लोग जब बहुत बड़े हो जाना, अभी हमारी जगह पहुंचना, हमारे जैसा सोचना भी, तो तुम लोगों में से भी तो कुछ लोग टीचर वीचर बनेंगे। तुम लोग सोचना समझना बताना कि क्या किया जाए हाइड्रोजन का। फिलहाल ये प्रॉब्लम चलता रहता है कि हाइड्रोजन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको वहां पहुंचा दो। ओके, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका बिहेवियर इनके साथ भी मैच कर रहा है। तो ये हो गई हाइड्रोजन के, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है? हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक तरह का नहीं बल्कि 3 तरह का होता है। 1H1, 1H2 एंड 1H3।
हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, एंड 3 मीन्स टोटल ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इसमें कुल मिलाकर के 3 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो 3 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसमें से अगर एक प्रोटॉन हटा दें तो 2 न्यूट्रॉन बच जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया, 2 न्यूट्रॉन, 2 में से 1 माइनस किया, 1 न्यूट्रॉन, 1 में से 1 माइनस किया, 0 न्यूट्रॉन। हम लोग पहले भी इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स है या आइसोटोप्स जो होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन में भी वही बात है, 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन 1, 2 एंड 3। इसको हम प्रोटियम, पहले वाले को प्रोटियम भी कहते हैं, दूसरे वाले को हम ड्यूटीरियम और तीसरे वाले को हम ट्राइटियम भी कहते हैं। इनके लिए सिंबल HGT, D फॉर ड्यूटीरियम, T फॉर ट्राइटियम और H फॉर प्रोटियम या पहला आइसोटोप। तो इनके लिए सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो जहां भी हमारे आसपास कहीं हाइड्रोजन पाया जाता है, वो हाइड्रोजन तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे हम पानी पी रहे हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो पानी में कौन सा हाइड्रोजन होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है या ये वाला होता है, कौन सा होता है? आंसर कि पानी में तीनों तरह के हाइड्रोजन होते हैं। मोर देन 99.9% ये वाला हाइड्रोजन होता है। इन दोनों का परसेंटेज बहुत कम है, इसका परसेंटेज अराउंड 0.0156% होता है और ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, करीब करीब 1 एटम इन 10 to the power 18, 10 to the power 18 एटम्स को लोगे तो उसमें से एक एटम जो है इस वाले हाइड्रोजन का मिल जाएगा। तो हमारे पास जो पानी है या कहीं भी हाइड्रोजन आसपास किसी भी रूप में है, चाहे वो फ्री है चाहे वो कंबाइंड है। हाइड्रोजन गैस है तो फ्री है, हाइड्रोजन मीथेन में भी है तो ये कंबाइंड हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन पानी में भी है तो ये कंबाइंड हाइड्रोजन हुआ। तो जो हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है, जो फ्री फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में है, उसमें भी फ्री फॉर्म में किसी भी तरह से कहीं हाइड्रोजन पाया जाता है तो तीनों का मिक्सचर होगा ही होगा। ये वाला सबसे ज्यादा, ये वाला उससे कम, ये वाला बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 99.9% से ज्यादा है। इन तीनों के रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होगा, क्या ये तीनों अलग अलग तरह के रिएक्शंस करेंगे? तो मेरा आंसर है नहीं। हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो उसकी न्यूक्लियस पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि उसके जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसीलिए तीनों का रिएक्शन जो है अलग अलग नहीं होगा। जैसा रिएक्शन ये करेगा वैसा ही रिएक्शन ये करेगा, वैसा ही रिएक्शन ये करेगा। बस कभी कभी ये होगा कि रिएक्शन करने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा जो है अलग अलग हो सकता है। तो जनरली कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि ड्यूटीरियम का रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, क्यों स्लो होता है? क्योंकि ड्यूटीरियम जो बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा मजबूत बनाता है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटीरियम के साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है और कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड है, तो ये ड्यूटीरियम के साथ कार्बन का बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत होता है। इसको तोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम, थोड़ा सा ज्यादा समय, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है और धीरे धीरे होता है। तो कुछ एक केसेस में, सब जगह वो भी नहीं, ठीक है, कुछ एक केसेस में ड्यूटीरियम के साथ जो रिएक्शन होगा वो हाइड्रोजन वाले रिएक्शन के कंपैरिजन में स्लो होगा। अब ये भी सोचने का बात है कि क्यों जो है ड्यूटीरियम वाला रिएक्शन कभी कभी स्लो होता है। अगर बॉन्ड मजबूत है तो हमेशा स्लो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पर ड्यूटीरियम वाला रिएक्शन स्लो होता है, कुछ जगहों पर ड्यूटीरियम वाला रिएक्शन उतने ही स्पीड से होता है जितने स्पीड से हाइड्रोजन वाला होता है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, कभी कहीं सुटेबल मौका आएगा तो वहां करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखना है कि तीनों के रिएक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं। तो ओनली डिफरेंस कि कभी कभी ड्यूटीरियम का रिएक्शन स्लो मिल सकता है, ट्राइटियम का रिएक्शन और भी स्लो थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन ट्राइटियम के ऊपर हम कोई खास स्टडी कर नहीं पाते। इसका अमाउंट इतना कम है ना, इसको अलग से स्टडी कर पाना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो इस पर कोई खास हमारी स्टडीज है नहीं। तो हम जैसा ड्यूटीरियम के बारे में जानते हैं उसी के बारे में गेस कर लेते हैं कि भाई इसकी तुलना में अगर इसका रिएक्शन स्लो है, उसका रिएक्शन थोड़ा सा और स्लो होना चाहिए। बट वन मोर थिंग, ये जो अपना ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव भी हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, वो भी तुम लोग समझते हो।
तो ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है। तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। अब आपको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन के कुछ रिएक्शंस और हाइड्रोजन के कुछ एप्लीकेशंस की बात कर ली जाए। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए। किधर चला गया भाई? तो हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस हैं, केमिकल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के सीधे सीधे बोलो तो रिएक्शंस। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे रिएक्शंस है, ठीक है, कोई एक दो रिएक्शन नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस है। और सारे रिएक्शंस को बस यहाँ पर अब लाइन से लिखते हैं तो ये कोई बहुत बढ़िया आइडिया नहीं। जनरली बुक में यही होता है कि सारा जो है हाइड्रोजन का 50 रिएक्शन है, 50 को लाइन से लिख के भाई ये हाइड्रोजन का रिएक्शन है, तो उससे कोई खास हमारा भला नहीं होने वाला है। हमें ये समझना है कि हाइड्रोजन किस तरह का रिएक्शन करता है। अगर इस बात को समझ सकते हैं तो हम 5000 रिएक्शन जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन कैसा रिएक्शन करता है, चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ, दोनों के साथ हम लिख रहे हैं। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बनाता है। कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हमने नहीं बताया, सब लोग जानता है ये चीज HCl कैसे बनता है। हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन करा तो HCl बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं। हाइड्रोजन सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड बनाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही सोडियम हाइड्राइड है, ये प्लस माइनस और प्लस माइनस। इसी तरह से कैल्शियम को अगर हाइड्रोजन के साथ मौका दिया जाएगा, ये जो है कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही हाइड्रोजन के साथ मिल करके हाइड्राइड बनाते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में एक बड़ा ही क्लियर कट डिफरेंस है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का इन सभी केसेस में जहां नॉन मेटल है वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। और मेटल्स के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब +1 होता है, कब -1 होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वाला अपना कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम जानते हैं कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसमें -1 आएगा। और जहां हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां दूसरा वाला एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो पानी में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। पानी में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया तो हाइड्रोजन पर +1 और +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। मेटल के साथ क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं है, उसी तरह से सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में भी हम यही मानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है ही नहीं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, इसीलिए H- डायरेक्ट हो गया। तो मेटल्स और हाइड्रोजन के केस में क्या है, थोड़ा अपोजिट है। मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये देने के लिए तैयार है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या इससे बढ़िया कहना ये रहेगा कि मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब मेटल जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, तो सोडियम का नहीं, जितने भी मेटल्स हैं कहीं भी पीरियोडिक टेबल में है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही करेगा। या सीधे बोलो कि मेटल कहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। और उसके साथ जो भी रिएक्शन करेगा उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिंपल केमिस्ट्री। इसमें कोई वो अगर तुम पहचानते हो कि नहीं ये मेटल है, ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखता है, तो मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना ही करना है। हो सकता है कोई बहुत रेयर एग्जांपल हमें मिल जाए
जहां मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर ले, एकदम ब्रह्म वाक्य नहीं है कि नहीं मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेटल का जनरल नेचर क्या है कि 99.99% केसेस में कहो कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या होगा, दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो चाहे सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगाओ, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन लगाओ, एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन लगाओ, जिंक के साथ हाइड्रोजन लगाओ, कहीं भी अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और मेटल इलेक्ट्रॉन उसको देगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। तो हाइड्रोजन पर हमेशा -1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, नॉन मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि मेटल हाइड्राइड्स में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, करेक्ट। एंड अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस चल रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 था, बदल गया है। बदल गया मतलब या तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा या तो रिडक्शन हुआ होगा। यहाँ भी 0 ही था, बदल करके -1 हो गया, मींस या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन कुछ न कुछ हुआ होगा। 0 से +1 हो रहा मतलब बढ़ गया। यहाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसीलिए हमने चैप्टर के शुरू में ही कह दिया था कि हम यहाँ पर कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक पढ़ा रखा है सिर्फ उसी को यूज करेंगे। और यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन दोनों तरह का बिहेवियर दिखा सकता है। वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा भी सकता है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +1, +3 एंड +5। सपोज वो सिर्फ यही 3 रह सकता है, ये उसका सबसे छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सबसे बड़ा या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम, मिनिमम एंड इंटरमीडिएट टाइप का, ठीक है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो अगर एलिमेंट यहां पर है, तो कभी ये इससे नीचे तो जा नहीं सकता, जब भी जाएगा ऊपर ही जाएगा, +3 में जा सकता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। अगर वो यहां पर है तो इससे ऊपर नहीं जा सकता, जब भी जाएगा नीचे जाएगा, या तो +3 में चला गया या तो +1 में चला गया। लेकिन अगर एलिमेंट यहां पर है तो तब इसके पास दोनों तरफ जाने का चॉइस होता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपना कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो जो एलिमेंट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनके पास ये फीचर होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये एलिमेंट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में चला गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मींस इस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। +3 से अगर +1 में चला गया तो इट मींस इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। जबकि +1 और +5 में ऐसी बात नहीं है। अगर +5 पे है तो जब भी होगा घटेगा ही, घटेगा ही। तो 5 से 3 जाएगा या फिर 5 से 1 जाएगा, और घटेगा मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका बिहेवियर सिंगल होता है। या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जो हम आसानी से देख करके समझ करके बता सकते हैं। लेकिन अगर वो बीच वाले में है तो उसके पास दोनों ऑप्शंस ओपन रहते हैं। और हाइड्रोजन के साथ जस्ट यही हो रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। और हाइड्रोजन कहाँ है, 0 में है, तो वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, केवल मेटल के साथ, तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तभी वो -1 होता है। बाकी जहां भी नॉन मेटल रहेगा कहीं हाइड्रोजन जो है -1 हो ही नहीं सकता। तो यहां पर इसका बिहेवियर एक तरह का, यहां पर इसका बिहेवियर दूसरी तरह का। यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। जहां कहीं नॉन मेटल है वहां पर ये बात नहीं, वहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कुछ ऐसा बोल सकते हो, या यहाँ पर सीधे बोलो कि सब हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो हाइड्रोजन दो तरह का बिहेवियर दिखाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी, रिड्यूसिंग एजेंट का भी। मेटल्स के साथ एक बिहेवियर, नॉन मेटल्स के साथ दूसरा बिहेवियर। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम लिख के न लाए तो सब गड़बड़ हो जाए, उसे मिक्स हो जाए। देखो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है हाइड्रोजन का कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट बनता है H2O प्लस, ये ऐसा रिएक्शन, करेक्ट। तो इसमें बताओ हाइड्रोजन क्या किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब 0 से प्लस में, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड को उसने रिडक्शन कर दिया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना दिया। कॉपर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है, हाइड्रोजन की वजह से हुआ, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर हम इसको एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ जगह रिएक्शन आसानी से हो जाते हैं, बस मिलाया रिएक्शन हो गया, और कुछ जगह हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, कहीं बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। तो कुछ जगह रिएक्शन आसान होते हैं, कुछ जगह रिएक्शन डिफिकल्ट भी होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन है हाइड्रोजन के, हम एक जगह उन सबको जुटा तो सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के रिएक्शंस जब जब जैसे जैसे जरूरत होगी अलग अलग चैप्टर्स में हमको देखने को मिलेंगे। जैसे अब हाइड्रोजन और सोडियम का ही रिएक्शन है तो सोडियम वाले चैप्टर में देख लेंगे ना, हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन है तो भी हम कॉपर वाले चैप्टर में देख लिया, कहीं और देख लिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन है तो नाइट्रोजन वाले चैप्टर में देख सकते हैं। तो जब जैसे जहां जरूरत होगी हाइड्रोजन का रिएक्शन हम देखते रहेंगे। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का बिहेवियर तुम्हें बता दिया, या तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक। मेटल्स के साथ बिहेवियर एक तरह का और नॉन मेटल्स के साथ बिहेवियर दूसरे तरह का। और अगर कंपाउंड्स है, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये मेटल नॉन मेटल नहीं है, ये कंपाउंड है। सोडियम इज अ मेटल, कैल्शियम इज अ मेटल, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये कंपाउंड है जिसमें कॉपर और ऑक्सीजन, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल दोनों मिल करके कंपाउंड बना दिए। तो कंपाउंड्स के साथ उसका बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट का ही जनरली होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का बिहेवियर कंपाउंड्स के साथ रिड्यूसिंग एजेंट का ही होता है। मेटल्स के साथ अलग बिहेवियर, नॉन मेटल्स के साथ अलग बिहेवियर। तो इन एग्जांपल्स को जो हमने तुम्हें दिया है, इस एक्सपीरियंस को यूज करो हाइड्रोजन को समझने के लिए, ठीक है। इन एग्जांपल्स का यूज हाइड्रोजन को समझने के लिए करो। तो हाइड्रोजन यूजफुल मटेरियल भी है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन हमें लगता है क्लास का लेंथ ज्यादा होने जा रहा है, तो क्लास को बस हम यहीं पर बात घोषित करते हैं। इस टॉपिक को हाइड्रोजन पार्ट 1 का नाम देते हुए, पार्ट 1 में हमने थोड़ा हाइड्रोजन का बिहेवियर देखा है, हाइड्रोजन के यूजेज क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, और हाइड्रोजन को हम बना कैसे सकते हैं, और भी अगर कुछ होगा तो उन सब चीजों को हम लोग अगले क्लास में देख लेते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में।